मनी एंड क्रेडिट, वन ऑफ माय फेवरेट लेसन। और मुझे उम्मीद है कि ये जो लेसन है वो आपका भी फेवरेट होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और रियल लाइफ में भी काफी हमारे काम आते हैं समझने में। किससे हमें बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता चलता है, ये भी पता चलता है कि जब पहले के टाइम पे मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी तो लोग किस तरीके से ट्रेड करते थे या एक्सचेंज करते थे। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको वन शॉट में कवर कराई जाएगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कंटेंट की अगर बात की जाए तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है उसके बारे में जो आप बात करेंगे। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कौन कौन सी है, लोन एक्टिविटीज क्या होती है, क्रेडिट सिचुएशन क्या होती है, टर्म्स क्या है इसकी, इसके अलावा फॉर्मल सेक्टर और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सभी चीजों के बारे में हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आएगी मनी को लेकर। जी हाँ, पैसा है तो क्या नहीं है आज के टाइम पे। मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन आवर ट्रांजैक्शन, उसे मनी कहते हैं। वैसे इन डे टू डे ट्रांजैक्शन गुड्स आर बीइंग ब्रॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। आप जाओ दुकान पे जाओ, कोई भी प्रोडक्ट लो, आराम से मिल जाएगा, उसकी कीमत चुका दो, बस हो गया। तो ये तो मनी हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कंपैरिजन की अगर बात की जाए मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे, मान लीजिएगा कि आप एक शू मैन्युफैक्चरर है और आपको जरूरत है व्हीट गेहूं की, तो क्या होगा, आप शू मैन्युफैक्चरर है, आप आराम से शू बेच दोगे और आपके पास पैसा आ जाएगा। और जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप आराम से अपने लिए व्हीट यानी कि गेहूं ले सकते हो। कितना ही सिंपल सा काम है ना। लेकिन जरा सोच के देखो, पास्ट में जब मनी नहीं होती थी तब क्या लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, उसे समझिएगा। अब ये कंपैरिजन है पास्ट वाला, अभी तो आपने प्रेजेंट का समझ लिया। पहले के समय देखिएगा, यहाँ पे तीन सिचुएशन लिए गए, एक शू मैन्युफैक्चरर है, एक व्हीट वाला है और एक पॉट्स वाला है। ये क्या बोल रहा है, पहला वाला बोला है आई विल गिव यू शूज फॉर योर व्हीट, कि भैया मैं आपको जूते दे सकता हूं आपके गेहूं के बदले। ये बोलता है भाई आई डोंट नीड शूज, मुझे जरूरत ही नहीं है भैया जूतों की, आई नीड क्लॉथ, मुझे तो जरूरत है कपड़ों की। चलिए, तीसरा बोलता है कि आई वांट शूज, मुझे जरूरत है जूतों की बट आई डोंट हैव व्हीट, लेकिन मेरे पास देने के लिए आपके पास गेहूं नहीं है। मतलब जो चीज इस बंदे को चाहिए वो इसके पास है, लेकिन ये इसको देना नहीं चाहता, और जो चीज इसे चाहिए ये इसके पास नहीं है, और जो चीज इसे चाहिए लेकिन वो ले तो सकता है लेकिन उसको रिटर्न में दे नहीं सकता, क्योंकि उसे व्हीट चाहिए और उसके पास व्हीट नहीं है, इसके पास पॉट्स है। मतलब कंफ्यूज हो गया ना। जी हाँ, पहले ऐसा ही होता था और इस चीज को हम कुछ अलग नाम से जानते थे। आइए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे कहा जाता था बार्टर सिस्टम। अब ये क्या होता है बार्टर सिस्टम, व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स and there is no use of money, it is called the barter system। जब वस्तु के बदले वस्तु यानी गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज की जाती थी, जब मनी का यूज नहीं होता था, तो इसे हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते थे। अब जैसे मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया ना, तो ऐसे ही पहले के समय पे लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते थे और इस चीज को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के नाम से जाना जाता था, कि बड़ी मुश्किल से जो सॉल्यूशन मिलता था। देखिए कैसे, व्हेन इन द एक्सचेंज बोथ पार्टी एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी इट इज कॉल्ड अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि जब दोनों साइड से दोनों पक्ष इस बात के ऊपर राजी हो जाते थे कि चलो भैया मैं आपकी ये चीज ले रहा हूं, इसके बदले आप मुझे ये दे दो, तो वो सामने वाला इस चीज से एग्री हो जाता था। तो इसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के नाम से जानते थे। इन द बार्टर सिस्टम द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। तो बार्टर सिस्टम के अंदर ये काफी एसेंशियल फीचर माना जाता था। अब एग्जांपल से समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। तो ए पर्सन के पास एप्पल है, उसे नीड है मैंगो की, और बी पर्सन के पास मैंगो है, उसे नीड है एप्पल की। जब दोनों एक दूसरे से एग्री हो जाते थे तो इसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहते थे। मतलब उसे जरूरत भी वही है जो उसके पास है देने के लिए, तो इससे आराम से काम हो जाता था। लेकिन इससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि हमें एक्चुअल में उस पर्सन की नीड होती थी जिसको हमारी चीज चाहिए और हमें उसकी नीड चाहिए होती है। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की अगर बात करें तो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमारे देश में लीगल तरीके से मनी को एक तरीके से सर्कुलेट किया गया, कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता। द अर्लियर फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड ग्रेन्स, कैटल एंड मेटेलिक कॉइंस। तो पहले के समय पे क्या होता था, लोग ग्रेन्स, कैटल, मेटेलिक कॉइंस इनका यूज करते थे। लेकिन अगर हम मॉडर्न मनी की बात करें तो इसके अंदर करेंसी नोट, कॉइंस, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, ये सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। सवाल यहां पर यह भी आता है कि व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्यों मनी को आखिरकार मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्टेड किया गया, तो उसके रीजन समझिएगा। बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड द
गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। देखिए करेंसी को प्रिंट करना यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो ये सारी जो अथॉरिटी है वो उन्हीं को दी गई है। इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों का बैंक होता है, वो इश्यू करता है करेंसी नोट को ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर द इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इश्यू करेंसी। जी हाँ, हमारे देश में रिजर्व बैंक को छोड़ के और कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन करेंसी को इशू नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो इलीगल माना जाएगा और उसे अरेस्ट करके पनिश किया जा सकता है या जेल में भी डाला जा सकता है। एक वेब सीरीज आई थी ना फर्जी, तो उससे आप आइडिया लगा लीजिएगा। द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपीज एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटिंग ट्रांजैक्शन इन इंडिया। कोई भी आपसे इस चीज को ना लेने से इनकार कर सके, यानी कि उसे लेना ही पड़ेगा क्योंकि लीगल तरीके से एक्सेप्टेड है। अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, कोई प्रोडक्ट लेते हो और उस प्रोडक्ट की एक्चुअल आप कीमत पे करते हो रुपीस के अंदर, तो सामने वाला इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, भाई मुझे रुपी नहीं चाहिए, मुझे तो डॉलर चाहिए। तो भैया आप किसी दूसरे देश में जाइएगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर लीगल तरीके से रुपी जो है वो हमारी करेंसी का नेम है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज, ठीक है। Hence the rupees is the widely accepted as a medium of exchange. So that is the reason इसे accept किया गया है। सिंपल है, टेंशन मत लेना। फंक्शंस की बात करें रिजर्व बैंक की, तो उसका काम सिर्फ करेंसी नोट प्रिंट करने का नहीं है, और भी बहुत सारे काम है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे आपको लिखना है? सबसे पहले इसका काम है करेंसी को इश्यू करना, ठीक है। दूसरा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, उन्हें मॉनिटर करना अच्छे तरीके से। तीसरा है कि एक तरीके से टर्म्स और इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डायरेक्शन प्रोवाइड कराना अपने बैंक्स को, ठीक है, जिसके अंदर प्राइवेट बैंक्स भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स भी आ जाते हैं, कमर्शियल बैंक भी आ जाते हैं। प्रोवाइडेड फीडबैक रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो फीडबैक से रिलेटेड बात हो रही है, तो जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है उसका फीडबैक भी एक तरीके से रिजर्व बैंक करता है। और याद रखना, रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंक के नाम से भी जाना जाता है। होल्ड अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द बैंक, तो कुछ परसेंट जो रिजर्व बैंक है वो सभी बैंकों का कुछ परसेंट अपने पास जमा रखता है। जब वो कभी ऐसे सिचुएशन में बैंकक्रप्ट की कंडीशन में है, तो ऐसे में ये जो रिजर्व बैंक है वो उसकी हेल्प कर सके। तो ये इनके फंक्शन है, होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के बारे में, जिसमें से हमने ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर ही लिया था, जिसके अंदर पेपर नोट आते हैं। पेपर नोट याद रखना कागज के नहीं, कॉटन के होते हैं। डेबिट कार्ड्स हो गया, यानी कि एटीएम के थ्रू। क्रेडिट कार्ड हो गया, तो क्रेडिट कार्ड का एक अलग ही सिस्टम होता है। चेक हो गया, चेक के थ्रू भी हम एक तरीके से पेमेंट आराम से बैंक में जाके ले सकते हैं। यूपीआई जो आज के समय में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है। और मोबाइल के थ्रू नेट बैंकिंग के आप कर सकते हो। तो ये सारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिपॉजिट विद बैंक्स के बारे में। जी हाँ, बैंक्स किस तरीके से डिपॉजिट करते हैं, ये क्या होता है उसे समझिएगा। डिपॉजिट विद बैंक्स आर आल्सो फॉर्म ऑफ मनी। कैसे? अ पर्सन कैन डिपॉजिट इन द बैंक बाय ओपनिंग एन अकाउंट इन हिज हर नेम, तो कोई भी शख्स जो है वो बैंक में एक अपना ओपन अकाउंट करवा सकता है अपने नाम से। पीपल नीड ओनली सम मनी एट द पॉइंट इन टाइम, यानी कि जब वो बैंक अकाउंट खुला रहा है तो कुछ पैसों की जरूरत होती है जो उसी के ही होते हैं, एक सिक्योरिटी के तौर पे अकाउंट में जमा कराने पड़ते हैं। सो पीपल कैन डिपॉजिट एक्स्ट्रा मनी विच इज गिवन ऑन मनी ऑलरेडी डिपॉजिट इन द बैंक, तो लोग अपनी सेविंग से ज्यादा भी एक्स्ट्रा उसके अंदर जमा करवा सकते हैं और उसको उनका रिवॉर्ड भी मिलता है इंटरेस्ट के बेसिस पे। अब फैसिलिटी ऑफ पेमेंट through check is also provided by the bank to their customer. Check work as an instrument for payment which is made by the paper. A person can directly transfer money to another person through a check rather than in a cash. तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर आप अगर पेमेंट करोगे तो ज्यादातर वो चेक के थ्रू ही की जाती है, क्योंकि चेक को एक लीगल तरीके से भी कंसिडर किया जाता है। अगर ये बाउंस हो जाए, कोई धोखाधड़ी हो, तो ये एक प्रूफ के तौर पे कोर्ट में भी काम आता है। सो दैट इज द रीजन बड़ी बड़ी कंपनियां चेक के थ्रू ही पेमेंट लेती है, जिसमें जिसका भी नाम लिख दो, यहाँ पे लिखा हुआ ये चेक का नंबर होता है, बैंक में जाके जमा कराओ, सीधा आपको आराम से पैसा मिल जाता है। लोन एक्टिविटी ऑफ द बैंक। जी हाँ, बैंक कैसे रन करते हैं? वो सिर्फ लोगों के पैसे जमा नहीं करते, बल्कि उन पैसों से वो लोगों को लोन देने का काम करते हैं, जो उनकी अर्निंग का मेन रिसोर्स होता है। मान लीजिएगा कि आप एक पर्सन है और आप बैंक गए और आपने एक अकाउंट ओपन करवाया और उधर कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिए। बैंक आपके सिर्फ पैसे ही डिपॉजिट कर रहा है और उसके बदले आपको इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, तो भाई वो अपनी साइड से पैसा कहां से दे रहा है? वो अपनी साइड से पैसा इसलिए
इसलिए दे रहा है क्योंकि वो जो एक्चुअल में पैसा आपने बैंक को दिया है ना, वो उसे आगे चल के लोन में बांट देता है। जी हाँ, उसके पास इतना कैश फ्लो रहता है कि वो अच्छे तरीके से रन कर सके। तो ये लोन एक्टिविटीज होती है बैंक की। इसमें होता क्या है, बैंक वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोवर्स। तो बोरोवर्स यानी उधार लेने वाला, यानी कि लोन लेने वाला। पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक एंड गेट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एक्स्ट्रा इनकम। बैंक होल्ड ओनली सम परसेंटेज ऑफ द देयर डिपॉजिट इन द बैंक। तो कुछ ही डिपॉजिट का अमाउंट अपने पास रखता है। फॉर एग्जांपल, बैंक इन इंडिया दिस डे होल्ड अबाउट 15% डिपॉजिट एज अ कैश, ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट मनी इज प्रोवाइडेड टू दोज पीपल हु आर नीडी ऑफ मनी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। चाहे वो प्राइमरी में इन्वॉल्व करे, सेकेंडरी में या टर्शियरी के अंदर, जब उसे जरूरत होती है तो वो बैंक से लोन ले सकता है। इन दिस केस मनी इज प्रोवाइडेड एज अ लोन विद अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिएगा आपने बैंक से 1 लाख का लोन लिया, तो बैंक ने आपको 10% के हिसाब से दिया, जिसमें आप रिटर्न जब करोगे, रीपेमेंट करोगे, तो 1 लाख तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको बैंक से 1 लाख का जो लोन मिला था उसके बदले आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो 10% का, जो कि 10,000 बनता है। तो आपने बैंक को 10,000 पे भी एक्स्ट्रा दिए। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मनी एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटिंग मनी इज द इनकम फॉर द बैंक। तो बैंक किससे कमा रहा है भाई? लोन से कमा रहा है। जो ब्याज मिल रहा है उसे, और उस ब्याज में से कुछ परसेंट वो अपने सेविंग अकाउंट होल्डरों को दे रहा है ताकि उनका भी फायदा रहे। तो ये इस तरीके से काम करता है। और समटाइम ऐसा होता है कि जब बैंक्स को लगता है कि उनके जो लोन्स है वो नहीं बिक रहे हैं, तो वो लोन के जो रेट्स होता है उसे कम कर देता है। ये सारा सेंट्रल बैंक की स्कीम के बेसिस पे वो ऐसा करता है। ठीक है, जब भी कोई फेस्टिवल सीजन आता है तो अट्रैक्ट करने के लिए लोन की जो स्कीम है वो रिड्यूस कर दी जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले सके। अब ऐसा नहीं है कि बैंक मजे मजे में किसी को भी लोन दे देता है। बहुत टर्म एंड कंडीशन होती है, जिसे हम आगे भी बात करने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे क्रेडिट के बारे में। अब तक जो हमने कवर किया था वो मनी और उसकी फॉर्म से रिलेटेड था, जो मॉडर्न टाइप में यूज हो रही है। सेकंड हम बात करें क्रेडिट। क्रेडिट मतलब एक तरीके से उधार देना ही हो गया, एक लीगल फॉर्म के अंदर। जैसे इट इज रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई द बोरोवर विद द मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रोमिसेस ऑफ द फ्यूचर रीपेमेंट। इसके अंदर बेसिकली जो लेंडर होते हैं वो एक तरीके से जो उधार करता होते हैं, जो बोरोवर होते हैं, उनको मनी, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और फ्यूचर में उससे एक ये प्रोमिसेस लेता है कि वो इसका रीपेमेंट कर देगा। तो ये क्रेडिट कहलाया जाता है। क्रेडिट किसी भी कंडीशन में दिया जा सकता है। वो मनी की फॉर्म में हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में हो सकता है, सर्विसेज की फॉर्म में होता है। बस एक्स्ट्रा इसके अंदर कुछ आपको देना ही पड़ता है। जो आपने एक्चुअल लिया वही वे कर दोगे, ऐसा नहीं होता। उसके एक्स्ट्रा आपको कुछ इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिट सिचुएशन, जैसा कि आपकी बुक में भी है। तो क्रेडिट एक तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है और नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। पॉजिटिव देगा तो यहां पे आप कह सकते हो कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे क्रेडिट जो है वो एक वाइटल एंड पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है एक सिचुएशन में। और नेगेटिव इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि एक सिचुएशन में क्रेडिट जो है वो एक तरीके से पेनफुल रिजल्ट दे रहा है, यानी कि वो बोरोवर को एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है जिससे कि काफी वो पेनफुल हो सकता है। अब ये प्लस माइनस का, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, आप इन 2 कंडीशन से समझिएगा। एक फेस्टिवल सीजन को लेकर बताई गई है और एक प्रॉब्लम बताई गई है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो फेस्टिवल सीजन के अंदर एक पर्सन है जिनका नाम है सलीम। तो यहां पे क्रेडिट लेना क्या सही होता है, गलत होता है? सबसे हम पहले पॉजिटिव यानी कि अच्छे के बारे में बात करेंगे कि जी हां अच्छा होता है। सलीम जो है वो एक शू मेकर है, शू मैन्युफैक्चरर है, जिसको एक मर्चेंट की साइड से ऑर्डर मिलता है और वो जो ऑर्डर होता है वो 3000 शूज पेयर का होता है। अब 3000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मतलब शूज का। फेस्टिवल सीजन है, लेकिन गारंटी उसे ये देनी होती है कि वो 1 महीने के अंदर उसे पूरा करके देगा। तो भाई सलीम इस ऑर्डर को हाँ कह देता है। अब 1 महीने के अंदर 3000 जूते के जोड़ी उसे बनाने हैं। अब वो अकेला तो कर नहीं पाएगा, ऐसे में वो क्या करता है, अपने साथ कुछ और साथी रख लेता है ताकि काम टाइम से पहले हो सके। अब साथी फ्री में तो आएंगे नहीं, उसे भी पैसा देना पड़ेगा। और जूते बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल भी तो लेना पड़ेगा, जैसे लेदर हो गया, ग्लू हो गया, वगैरह वगैरह। तो वो भी तो वो किसी थर्ड जने से लेगा। तो ऐसे में सलीम किसी थर्ड जने से लेदर, ग्लू, ये सारी चीजें ले लेता है, वो भी उधार पर। जी हाँ। अब उसके बाद वो क्या करता है कि हाफ पेमेंट, यानी कि देखो कोई मर्चेंट ऑर्डर दे रहा है तो मुंह से बोल के तो ऑर्डर देगा नहीं, कुछ तो आपको गारंटी देनी होगी। ऐसा थोड़ी आज आप बोल के चले गए कल आप आए नहीं, तो आपको कुछ रखना तो पड़ेगा। तो ऐसे में सलीम क्या करता है कि उस मर्चेंट से 0.5% जो होता है पेमेंट वो ले लेता है, यानी
यानी कि 50% पेमेंट को ले लेता है। अब सलीम की सिचुएशन देखिएगा कि उसने अभी तक कुछ अर्न नहीं किया और ऊपर से कर्जा अपने ऊपर रख लिया। कर्जा इन द सेंस क्रेडिट एक तो रहेगा, 50% एडवांस पेमेंट ले ली, काम अभी हुआ नहीं है, एम्प्लॉय रख दिए अपने साथ काम कराने को, पैसे उन्हें भी देने, लेदर कंपनी से लेदर ले लिया, अभी तक उसका कोई काम नहीं हुआ। बट क्या होता है एंड ऑफ द टाइम जब मंथ पूरा होता है तो 3000 जो शूज के पेयर होते हैं वो भी बन जाते हैं, वो अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनको पैसा भी देता है, लेदर कंपनी से जो उन्हें रॉ मटेरियल लिया होता है उसे भी वो दे देता है, और अपने मर्चेंट से जो हाफ पेमेंट उन्हें ली होती है उससे वो बाकी की पेमेंट ले लेता है। तो आप बताइएगा कि इस कंडीशन में क्या सलीम के साथ सही हुआ? ऑब्वियसली रिजल्ट तो सही निकला, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। ये तो सिक्के का एक पहलू हो गया। क्रेडिट की दूसरी सिचुएशन होती है नेगेटिव टाइप की, इसमें लोग फंस जाते हैं। जैसे कि ये प्रॉब्लम है स्वप्ना की। स्वप्ना क्या है, एक फार्मर है जो कि ग्राउंड नट्स की खेती करती है और वो चाहती है कि उसका जो खेत है वो और ज्यादा एक्सपेंड हो सके, तो ऐसे में वो कुछ उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है अपने खेत के अंदर, जिसमें वो मनी लेंडर से वो कुछ पैसा लेती है उधार के ऊपर और मनी लेंडर उसे इंटरेस्ट के साथ वो पैसा दे देता है। अब सवाल सिर्फ ये होता है कि जब वो इन्वेस्ट करती है तो प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन के लिए वो पेस्टिसाइड्स का यूज करती है जो कीटनाशक दवाइयां होती है ताकि जो प्रोडक्शन है वो तेजी से ग्रो हो सके। अनफॉर्चुनेटली जो उनका खेत होता है वो खराब हो जाता है क्योंकि कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, जिसकी वजह से फसल पूरी खराब हो जाती है। ऐसे में जो उसका इन्वेस्टमेंट का पैसा होता है वो पूरा डूब जाता है, जिससे कि उसे नुकसान हो जाता है। अब इस डूबे हुए पैसे को दोबारा से रिकवर करने के लिए वो दोबारा से एक बार लोन लेती है उसी मनी लेंडर से, फिर जाके इन्वेस्ट करते हैं, फिर एग्रीकल्चर ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन एंड द टाइम ये होता है कि जितना उसने इन्वेस्ट किया होता है उसका उतना उसे रिजल्ट नहीं मिल पाता। अनफॉर्चुनेटली उसे कहीं ना कहीं अपने जमीन का एक टुकड़ा उस मनी लेंडर को देना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि स्वप्ना के साथ जो प्रॉब्लम थी वो उसको पूरा नहीं कर पाई, यानी कि जो उसने इन्वेस्ट किया था जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना क्लियर नहीं हो पाया। तो स्वप्ना की कंडीशन में हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लेना सही नहीं होता, लेकिन सलीम की कंडीशन में हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लेना ठीक होता है। इट्स टोटली डिपेंड कि पर्सन किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट ले रहा है, क्या वो उस चीज में सक्सेसफुल हो भी पा रहे या नहीं हो पा रहे, हमें इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। आज के समय भी लोग अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। बहुत सारे जनों का लोन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो टाइम से रीपेमेंट कर देते हैं, और बहुत सारे जने इस ट्रैप के अंदर फंस भी जाते हैं। तो इसलिए समझदारी से इसमें हमें डिसीजन लेना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सोर्स क्या है क्रेडिट लेने के, कौन देता है क्रेडिट, कौन देता है लोन। आपको पता है बैंक्स देता है, तो बैंक्स का यूं ही दे देता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था भैया, वो भी कुछ टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जैसे स्वप्ना मनी लेंडर से लेती है, जो जमींदार होते हैं, ट्रेडर से ले सकते हैं, फ्रेंड्स से ले सकते हैं, रिलेटिव्स जो फॉर्मल होते हैं उनसे ले सकते हैं। अब इनसे लोन लेने में डिफिकल्टीज क्या क्या आती है वो समझिएगा, क्योंकि भैया ये लोन देते हैं हाई इंटरेस्ट रेट के साथ, एक्सट्रीम होता है, और डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो इनप्रॉपर होता है, कोई जरूरत नहीं होती है, मैनिपुलेटिव कैलकुलेशन ज्यादा होती है, अमाउंट जितना बताया था मुंह जबानी होता है, ट्रस्ट के बेसिस पे होता है, वो अमाउंट बढ़ भी सकता है। इसके अलावा जो बोरोवर्स होता है उसको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है अगर वो टाइम से पेमेंट ना करे, उसे जलील करना हो, उसकी बेइज्जती करना हो वगैरह वगैरह, बहुत प्रॉब्लम होती है। बेनिफिट क्या है, लोग फिर भी यहाँ से लोन क्यों ले लेते हैं? सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन होता है यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, ट्रस्ट के बेसिस पे मिल जाता है, और साथ ही गारंटी या कोलेट्रल की भी नीड नहीं होती। कोलेट्रल होता है अपनी कोई चीज गिरवी रखवाना, फिर चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, व्हीकल हो, या कि आपके लाइफ स्टॉक क्यों ना हो, ये सारी चीजें होती है। ये इनफॉर्मल सोर्स होता है क्रेडिट लेने का। एक होता है फॉर्मल सोर्स। फॉर्मल की जब बात आएगी ऑब्वियसली बैंक्स का हम नाम लेंगे, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इनमें डिफिकल्टीज क्या क्या आती है? पहला होता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जब तक आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे बैंक्स आपको लोन नहीं देगा। इसके अलावा उनको रिक्वायरमेंट होती है गारंटी और कोलेट्रल की, अगर आपके पास कोई गिरवी रखने के लिए कोई चीज नहीं है कि फ्यूचर में भाई खुदा ना खास्ता पेमेंट रीपेमेंट ना कर सको, तो बैंक्स आपके कोलेट्रल से, आपकी गारंटी से उन चीजों को रिकवर कर सके, तो इसलिए उनको इन चीज की नीड्स होती है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, लोग फिर भी क्यों ले लेते हैं यहां से जब इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है? ये होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफी जेन्युइन होता है, जो रखा जाता है उतना ही होता है लास्ट टाइम तक, ऐसा नहीं मैनिपुलेटिव तरीके से बढ़ा दिया जाता है। प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है ट्रांजैक्शन की, आपने कब कब अपना रीपेमेंट चुकाया, जाके आप अपनी हिस्ट्री में भी देख सकते हो। इसके अलावा
अलावा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा नहीं होता कि आपसे कोई धोखाधड़ी से आपसे कोई लोन दे रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो एक लीगल तरीके से यहाँ पे लोन दिया जाता है। तो ये सोर्स ऑफ क्रेडिट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी टर्म्स क्या होती है क्रेडिट देने की। तो कोलैटरल का होना, यानी कि कोई चीज गिरवी रखना, डॉक्यूमेंट्स का होना, और मोड ऑफ रीपेमेंट, आप कैसे कर रहे हो, कितने टाइम में कर रहे हो, इंटरेस्ट के साथ, ये इनकी टर्म्स कहलाई जाती है। होप सो कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। देखिए क्या होता है, गांव के अंदर लोगों को ज्यादातर ना लोन नहीं मिल पाता बैंक से, क्योंकि बैंक्स को जरूरत होती है डॉक्यूमेंटेशन की, और डॉक्यूमेंटेशन उनके पास प्रॉपर होते नहीं है, ना ही कोलैटरल होते हैं। ऐसे में इनकी हेल्प करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, SHG। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। ये क्या करता है, विदाउट कोलैटरल आपको लोन्स प्रोवाइड कराने का काम करता है, और साथ ही जो पुअर जो रूरल सेक्टर के अंदर जो पुअर्स होते हैं, स्पेशली वुमेन्स, उनके लिए तो बहुत हेल्प करता है। इनके जो लोन्स के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो काफी रीजनेबल होते हैं, और साथ ही जो सोशल इश्यू होते हैं उनके ऊपर भी ये बात करते हैं। और एक तरीके से जो लोगों की छोटी छोटी सेविंग होती है ना, इसके अंदर 15-20 जने होते हैं, तो वो एक इस तरीके से काम करते हैं ताकि सभी का भला हो सके, सबके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सके। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है। ये तब बच्चों मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड आपका कंप्लीट वन शॉट वीडियो के अंदर लेसन। होप्स हो कि आपको सारे ही जो पॉइंट्स है वो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा।